हाय एवरीवन। इस लेक्चर में मैं इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो सेकेंड यूनिट से एराइज होते हैं, मतलब पंप वाले चैप्टर से एराइज होते हैं, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वैसे आप लोगों को पता होगा फर्स्ट यूनिट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसका लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर हम लोग सेकेंड यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। थ्योरी जो पेपर है अपना, थ्योरी जो पोर्शन है उसका अगर आप लोगों को पीडीएफ नोट्स चाहिए होगा तो उसका नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप चाहें तो वहां से उसको डाउनलोड करके आप थ्योरी जो टॉपिक है फर्स्ट यूनिट से लेकर सिक्स यूनिट तक उसको पढ़ सकते हैं। सारे पोर्शन को मैंने वहां पर कवर कर लिया है, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सेकंड चैप्टर जो पंप पोर्शन है, पंप वाले पोर्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा उसका राइट आंसर आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके फिर बाद में मिला सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। कैम लॉब हाइड्रोलिक मोटर इज द टाइप ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कैम लॉब जो हाइड्रोलिक मोटर है वो कौन से टाइप का है वो देख लेते हैं। तो मोशन के अकॉर्डिंग वहां पर है एक्सियल हाइड्रोलिक मोटर है कि ऑर्बिट हाइड्रोलिक मोटर है या गियर हाइड्रोलिक मोटर है या रेडियल हाइड्रोलिक मोटर है। यहाँ पर तो कोई गियर वैसा होता नहीं है, एक्सियल डायरेक्शन में होता नहीं है, तो ये जो होता है वो रेडियल फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो रेडियल हाइड्रोलिक मोटर है। तो कैम लोब आपको ध्यान में रखना है, कैम लोब जो हाइड्रोलिक मोटर होता है वो हमेशा रेडियल हाइड्रोलिक मोटर की कैटेगरी में आता है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। मोटर्स यूज्ड इन हाई स्पीड एप्लीकेशन हैव, तो आप लोगों को पता है, मैं बता दूं कि दो चीज़ों पर यहाँ पर वर्क किया जाता है, एक तो टॉर्क पर, एक हाई स्पीड पर। जिस भी मोटर का टॉर्क ज़्यादा होगा इसका मतलब उसका स्पीड जो होगा, वर्किंग स्पीड जो होगा वो स्लो होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है, वैसे भी आपको पता है। पावर इज इक्वल टू होता है टॉर्क इनटू ओमेगा होता है, मतलब टॉर्क अगर ज़्यादा होगा तो ओमेगा कम होगा, ओमेगा ज़्यादा होगा तो टॉर्क कम होगा। दोनों एक दूसरे के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग देख लेते हैं मोटर्स यूज इन हाई स्पीड एप्लीकेशन है। जब भी कोई मोटर हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए यूज होगा तो इसका मतलब उसके पास टॉर्क कम होगा। जब भी कोई मोशन जहां पर हमें ज़्यादा मिलता है तो उसका टॉर्क जो होता है ऑटोमेटिक वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, बोल रहा है कि हाई टॉर्क विथ हाई स्पीड। हम लोग को हाई स्पीड पर वर्क करना है तो हाई स्पीड पर भी कब जब भी वर्क करना होगा तो वहाँ पर जो होगा वो हमेशा लो टॉर्क मोटर ही हम लोग यूज़ करेंगे। जहाँ पर जिसका टॉर्क कम होगा उसी को हम लोग यूज़ करेंगे अगर हाई स्पीड पर वर्किंग करना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बोल रहा है लो टॉर्क विथ हाई स्पीड। तो यहाँ पर राइट आंसर यही हो जाएगा, लो टॉर्क विथ हाई स्पीड। जब भी लो टॉर्क होगा तो हाई स्पीड हमें मिलेगा, जब भी हाई टॉर्क होगा तो लो स्पीड होगा। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हाई स्पीड के लिए बोल रहा है कि हाई स्पीड एप्लीकेशन है, कहीं पर भी हमें ज़रूरत है हाई स्पीड के लिए तो वहाँ पर जो हम लोग मोटर यूज़ करेंगे वो लो टॉर्क वाला मोटर यूज़ करेंगे। तो लो टॉर्क विथ हाई स्पीड राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है लो टॉर्क हाई स्पीड मोटर्स आर यूज्ड इन, फिर यहाँ पर बोल रहा है कि लो टॉर्क और हाई स्पीड मोटर है तब उसका यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, क्रेन्स में करेंगे, विंचेस में करेंगे, फैंस में करेंगे या फिर नन ऑफ दीज में करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्रेन्स, यहाँ पर हमें ज़्यादा टॉर्क चाहिए होता है, हैवी आइटम को, हैवी इक्विपमेंट को लिफ्ट करना होता है। विंचेस में भी वही है, जो विंचेस होता है आप लोग देखे होंगे मूवी में दिखता है, वहाँ पर रोलर लगा होता है, उसमें नंबर ऑफ रोप्स या रस्सी जो होते हैं वो वाइंड होते हैं, उससे वो किसी चीज़ को अपने तरफ पुल करता है तो उसको विंचेस बोलते हैं। तो इसके लिए भी हमें हाई टॉर्क चाहिए, क्रेन के लिए भी हाई टॉर्क चाहिए। तो ये ऑप्शन तो हमारा ये दोनों रॉन्ग हो गया। तो जो फैन होता है, फैन में हमें हाई स्पीड चाहिए बिकॉज वहाँ पर हम लोगों को एयर हमें हमें ज़्यादा स्पीड से मिलना चाहिए। तो उस केस में फिर हम लोग लो टॉर्क और हाई स्पीड मोटर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फैन के केस में, फैन में जो मोटर लगा हुआ होता है इलेक्ट्रिक मोटर, वहाँ पर हम लोग लो टॉर्क और हाई स्पीड वाला मोटर यूज़ करते हैं। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। विच मोटर causes heavy loads due to its uses in order to move at constant lower speeds। बोल रहा है कि इनमें कौन सा मोटर है जो हैवी लोड के लिए यूज़ करता है और कांस्टेंट लोअर स्पीड उस पर वर्क करता है, वो मूव करता है कांस्टेंट लोअर स्पीड पर। तो आपको अभी बता रहा था कि जब भी हैवी लोड हो तो उस केस में हम लोग को ज़्यादा टॉर्क का रिक्वायरमेंट होता है। तो जब ज़्यादा टॉर्क होगा तो लो स्पीड उसका वहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। हैवी लोड है तो हाई टॉर्क होगा बट लो स्पीड होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा, बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। हैवी लोड है तो हाई टॉर्क हमें वहाँ पर चाहिए होगा बट स्पीड जो होगा वो लो होगा विथ लो स्पीड। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन मोटर के भी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने साथ में इसको इंक्लूड कर दिया है, पंप, मोटर और थोड़ा सा सिलेंडर का पोर्शन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हाउ इज द स्मूथ एंड कंटिन्यूअस डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड अचीव्ड इन अ गियर पंप। कोई गियर पंप है, वहां पर अगर हमें कंटिन्यूअस और स्मूथ डिस्चार्ज करना है तो वो कैसे पॉसिबल है। तो उसके नंबर ऑफ टीथ पर डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ टीथ को हम लोग बढ़ा देंगे तब क्या होता है, वहां पर
जो फ्लूइड का फ्लो होता है, जो प्रेशराइज लिक्विड आ रहा है उसका जो फ्लो होता है वो स्मूथ होता है और कंटिन्यूअस डिस्चार्ज हमें वहाँ पर मिलने लगता है। नंबर ऑफ टीथ बढ़ाने से क्या होता है कि सरकमफ्रेंस पर टीथ बढ़ जाता है, जिससे कि गैप दोनों के बीच में कम हो जाता है, और जिसकी वजह से जो फ्लूइड इन करता है वहाँ पर इन करता है तो वहाँ पर हमें जो डिस्चार्ज मिलता है वो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज वहाँ पर मिलने लगता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टीथ। यहाँ पर नंबर ऑफ टीथ यहाँ पर बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर हमें स्मूथ और कंटिन्यूअस डिस्चार्ज मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन यूज्ड इन गियर पंप। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन यूज्ड इन गियर पंप। गियर पंप में जो प्रिंसिपल ऑपरेशन है वो देख लेते हैं क्या होता है। मतलब यहाँ पर जो डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है, ऑप्शन देखकर हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन देखकर यहाँ पर बोल रहा है टू गियर्स रोटेट इन सेम डायरेक्शन, टू गियर्स रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो जब भी गियर पंप के बारे में बात करेगा तो आपको पहले भी ये क्वेश्चन करवाया हुआ हूँ मैं कि जब भी गियर पंप के बारे में बात करेगा तो हम लोग को जनरली एक्सटर्नल गियर के बारे में बात करना है कि वो बाहर बाहर ही रोटेट हो रहा है। बिकॉज ऐसा ही वहाँ पर माना जाता है। जब भी गियर पंप के बारे में बात करता है तो हम लोग डायरेक्टली एक्सटर्नल गियर के बारे में बात करते हैं कि वहाँ पर दो गियर जो है वो एक्सटर्नली मेश किया हुआ है। तो जब भी एक्सटर्नली मेश होता है तब एक गियर अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो दूसरा गियर जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, टू गियर्स रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाते हैं, विच टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्जर्व्ड इन गियर पंप। गियर पंप में जो डिस्प्लेसमेंट हमें मिलता है, मतलब जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वहाँ पर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट होता है या फिक्स डिस्प्लेसमेंट होता है या बोथ होता है या नन ऑफ दीज होता है। तो आपको पता है वहाँ पर जो गैप होता है वो टीथ के बीच में तो गैप फिक्स है, तो वहाँ पर वेरिएबल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जब भी गियर पंप के बारे में हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग को फिक्स डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को मिलने वाला है। बिकॉज वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होगा, गैप जो है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड गैप है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट जो होने वाला है फ्लूइड का वो भी फिक्स्ड फॉर्म में होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बैलेंस्ड वेन पंप्स आर डिजाइंड टू। बैलेंस वेन पंप जो है वो डिजाइन टू हैव, मतलब उसके पास डिज़ाइन जो किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट के लिए, फिक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए, बोथ के लिए, या फिर नन ऑफ दीज के लिए। तो बैलेंस्ड के बारे में बात कर रहा है। बैलेंस मतलब इसका भी यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा जो जिसमें वो डिस्प्लेस्ड करेगा फ्लूइड को, लिक्विड को, वो क्या होगा, एक फिक्स्ड होगा। तो फिक्स्ड होगा तो यहाँ पर भी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो फिक्स्ड होगा। वही अनबैलेंस्ड होता। तो एक क्वेश्चन मैंने आई थिंक कराया है, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है वो, आप अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा। अनबैलेंस्ड वेन पंप में दोनों होता है, वेरिएबल भी होता है, फिक्स्ड भी होता है, बट अगर बैलेंस बात कर दिया तब वहाँ पर हमेशा फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट भी वहाँ पर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच फैक्टर इज कंसीडर्ड वाइल सेलेक्टिंग द डायमीटर ऑफ पिस्टन रड इन हाइड्रोलिक सिलेंडर। हाइड्रोलिक सिलेंडर जो हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पर अगर हम लोग को डायमीटर सेलेक्ट करना है, क्या डायमीटर होना चाहिए, तो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला डायमीटर ऑफ पिस्टन, पिस्टन का डायमीटर सेलेक्ट करना है जो हाइड्रोलिक सिलेंडर में, तो सबसे पहले बोर डायमीटर, उसका जो सिलेंडर है उसका क्या डायमीटर है उस पर डिपेंड करेगा। लेंथ ऑफ स्ट्रोक, लेंथ ऑफ स्ट्रोक उसका क्या है, कितना दूर तक वो जाने वाला है उस पर डिपेंड करेगा। लोड कितना है उस पर, कितना लोड पे वो वर्क कर रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो सब चीज़ मिलाकर हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं डायमीटर ऑफ पिस्टन। पिस्टन का डायमीटर सेलेक्ट करने के लिए इन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं कि लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या होना चाहिए, लोड क्या है उसका, फिर बोर डायमीटर क्या है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन सबको लेते हुए हम लोग वहाँ पर पिस्टन का डायमीटर को सेलेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, विच फैक्टर डिसाइड द वर्किंग प्रेशर ऑफ अ हाइड्रोलिक सिलेंडर। हाइड्रोलिक सिलेंडर का वर्किंग प्रेशर जो है वो कौन आपको डिसाइड करता है। तो आपको पता होगा हाइड्रोलिक जो सिलेंडर है, सिलेंडर जो हम लोग हाइड्रोलिक सिलेंडर यूज़ करते हैं, सिलेंडर में प्रेशर जो होता है वो यहाँ पर जो पिस्टन का डायमीटर है उसी पर यहाँ पर डिपेंड करेगा। बोर का जो डायमीटर है, डायमीटर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमें वहाँ पर प्रेशर मिलने वाला है, जितना कम होगा उतना कम प्रेशर मिलने वाला है। तो यहाँ पर स्ट्रोक लेंथ और डायमीटर ऑफ सर्कुलर फ्लैंज से कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर इसका कितना डायमीटर है, बिकॉज फोर्स पर यूनिट एरिया करेंगे तभी तो यहाँ पर प्रेशर होगा, कितना वो फोर्स लगा रहा है और कितना उसका एरिया है उस पर वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर होगा द बोर डायमीटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के बोर डायमीटर पे वहाँ पर डिपेंड करेगा। बिकॉज बोर डायमीटर ज़्यादा तो पिस्टन का डायमीटर भी ज़्यादा हो जाएगा, वो और वो ज़्यादा होगा तो वहाँ पर प्रेशर भी हमें ज़्यादा मिलेगा। तो विच फैक्टर डिसाइड द वर्किंग प्रेशर ऑफ द हाइड्रोलिक सिलेंडर। हाइड्रोलिक सिलेंडर का वर्किंग प्रेशर जो होता है वो बोर डायमीटर ऑफ सिलेंडर डिसाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, विच टाइप ऑफ हाइड्रोलिक सिलेंडर हैज़ वन पिस्टन कनेक्टेड टू पिस्टन रड एक्सटेंडेड ऑन बोथ द साइड ऑफ सिलेंडर। बोल रहा है कि वैसा हाइड्रोलिक सिलेंडर कौन सा है इसमें है जिसमें पिस्टन कनेक्टेड टू पिस्टन नट, जो पिस्टन जो कनेक्टेड है पिस्टन नट से वो एक्सटेंडेड होगा बोथ साइड ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के दोनों साइड एक्सटेंडेड होगा वो। तो वैसा आपको यहाँ पर जो
हाइड्रोलिक सिलेंडर है वो टेंडम सिलेंडर होता है। टेंडम सिलेंडर में लॉन्ग सिलेंडर वहाँ पर यूज़ किया जाता है। एक लॉन्ग सिलेंडर होता है, बीच में यहाँ पर सेपरेशन होता है और यहाँ पर पिस्टन सेपरेशन होता है और यहाँ पर ये रड होता है, दोनों साइड क्रॉस किया रहता है इस टाइप से। और यहाँ पर भी एक पिस्टन लगा हुआ होता है और यहाँ पर भी एक पिस्टन लगा हुआ होता है, ये दोनों पिस्टन होता है। और यहाँ पर इन एक तरफ इधर होगा, एक तरफ इधर इन होगा, एक तरफ इधर होगा। ये बीच में सेपरेशन रहता है, सेपरेट किया हुआ रहता है दोनों पोर्शन को, वही टेंडम सिलेंडर होता है। तो टेंडम सिलेंडर में पिस्टन, यहाँ पर जो पिस्टन रड होता है वो दोनों साइड सिलेंडर के दोनों पोर्शन में होता है, तो इसको बोलते हैं टेंडम सिलेंडर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, टेंडम सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। टेलीस्कोपिक सिलेंडर है, टेलीस्कोपिक सिलेंडर जो होता है उसके पास क्या होता है? टेलीस्कोपिक सिलेंडर के पास ओनली 2 स्टेज यूनिट होता है, 1 3 स्टेज यूनिट होता है, 2 और 3 स्टेज होता है, मल्टी स्टेज सिलेंडर होता है। तो यहाँ पर जो टेलीस्कोपिक सिलेंडर जो होता है उसके पास काफ़ी ज़्यादा स्टेज होता है। ये वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा जो स्पेस जो है वो कंस्ट्रेंट है, मतलब लिमिटेड स्पेस है, बट हम लोग को प्रेशर उतना चाहिए या फिर हम लोग को उतना वहाँ पर वॉल्यूम चाहिए रहता है कि वो सिलेंडर जितना हमें आउटपुट चाहिए वो हमें मिलना चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, लिमिटेड स्पेस में ही मल्टी स्टेज अंदर में कर देते हैं, जिसके वजह से वहाँ पर जो हमें रिक्वायरमेंट होता है वो फुलफिल हो जाता है। तो उसको हम लोग मल्टी स्टेज यूनिट बोलते हैं। तो टेलीस्कोपिक ध्यान रखिएगा, टेलीस्कोपिक जो सिलेंडर होता है वहाँ पर मल्टी स्टेज होता है, मतलब एक ही छोटे से पोर्शन में काफ़ी नंबर ऑफ ज़्यादा स्टेजेज वहाँ पर होते हैं, तो मल्टी स्टेज हो जाएगा। उसके बाद 13 देख लेते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड ओवरऑल एफिशिएंसी फॉर ए गियर पंप? प्रेशर और ओवरऑल एफिशिएंसी में क्या रिलेशन होता है? तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन आई थिंक आया हुआ भी है एग्जाम में। तो यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे ही हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं गियर पंप का वैसे ही वहाँ पर एफिशिएंसी जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो एज प्रेशर इंक्रीजेज ओवरऑल एफिशिएंसी डिक्रीजेज, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द रोटेशन ऑफ गियर्स इन द इंटरनल गियर पंप टेक्स प्लेस इन, अब यहाँ पर इंटरनल गियर पंप के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। तो आपको पता है इंटरनल गियर पंप जब भी एक दूसरे से मेश होगा तो वो सेम डायरेक्शन में वहाँ पर रोटेशन होता है। जब भी कोई गियर इंटरनली मेश होता है तो वहाँ पर डायरेक्शन जो होता है वो सेम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और जब भी गियर एक्सटर्नली मेश होता है तो वहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो यहाँ पर इंटरनली पूछ दिया है तो हम लोग को सेम यहाँ पर सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 15, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप यूज इन हाइड्रोलिक सिस्टम है। जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप यूज करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? हाई विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, मतलब वो हाई विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड को पे वर्क कर सकता है। अगर फ्लूइड का विस्कोसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर वो वर्क करेगा, कोई इशू नहीं होगा। लो एफिशिएंसी, बट ये रॉन्ग हो गया, एफिशिएंसी तो उसका हाई होता है, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर उसके बाद रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड कैन नॉट बी डिस्चार्ज, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कैन नॉट बी डिस्चार्ज बोल रहा है, बट ऐसा है नहीं, वो कैन नॉट भी नहीं, वो कैन बी डिस्चार्ज, जो भी रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो डिस्चार्ज कर सकता है, इसीलिए उसका हम लोग यूज़ हाइड्रोलिक अपना जो सिस्टम है हाइड्रोलिक सर्किट जो है उसमें। 16 देख लेते हैं। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स द रोटेशन ऑफ विच इनर एलिमेंट्स काउज द लिक्विड टू पंप आउट। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में पूछा है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो रोटेशन होता है जिसके वजह से पंप लिक्विड को आउट करता है वो कौन सा इक्विपमेंट या कौन सा पोर्शन या कौन सा पार्ट एलिमेंट होता है? तो वो आपको होता है इम्पेलर होता है। तो रोटेशन ऑफ इम्पेलर की वजह से वहाँ पर जो भी फ्लूइड अंदर में होता है उसको वो रोटेट करते हुए बाहर हाई स्पीड में बाहर सप्लाई करता है, तो रोटेशन ऑफ द इम्पेलर होता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड फ्लो रेट फॉर फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट वेन पंप? बोल रहा है कि स्पीड और फ्लो रेट फॉर फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट वेन पंप में क्या रिलेशन है? तो आपको पता होगा वेन पंप है, जितना ज़्यादा स्पीड से रोटेट होगा उतना ज़्यादा वहाँ पर हम लोग को फ्लो मिलने वाला है। तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फ्लो रेट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन स्पीड ऑफ मोटर, जैसे ही हम लोग रोटर का स्पीड बढ़ाएंगे वैसे ही फ्लो रेट वहाँ पर ज़्यादा डिस्चार्ज होगा, मतलब इनलेट से आउटलेट की तरफ फ्लूइड जो होगा वो हाई प्रेशर के साथ ज़्यादा डिस्चार्ज होगा, तो फ्लो रेट वहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। हाउ मेनी स्ट्रोक्स डज अ सिंगल पिस्टन पंप नीड टू डिस्चार्ज वायल? कितने यहाँ पर स्ट्रोक होंगे अगर कोई सिंगल पिस्टन पंप है या सिंगल एक्टिंग पंप है उसे अगर हम लोगों को वायल को डिस्चार्ज करना है तो कितना मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रोक रिक्वायरमेंट होता है फ्लूइड को डिस्चार्ज करने के लिए? तो सिंगल एक्टिंग है, इसका मतलब वहाँ पर जो सिलेंडर होगा वहाँ एक ही साइड से इन कर रहा होगा लिक्विड वहाँ पर, तो वहाँ पर 2 स्ट्रोक कम से कम चाहिए। यहाँ से फ्लूइड इन कर रहा है मान लीजिए, तो पिस्टन यहाँ से लेफ्ट से राइट जाएगा, और जब पिस्टन यहाँ पर आ गया अब पिस्टन को राइट से लेफ्ट आना है, तो उसके बाद फिर 1 स्ट्रोक कंप्लीट होगा जब यहाँ से फ्लूइड जो होगा वो बाहर की तरफ डिस्चार्ज होगा। इसका मतलब 2 स्ट्रोक जब तक हम करेंगे नहीं तब तक वहाँ पर फ्लूइड का डिस्चार्ज नहीं होगा, तो 2 स्ट्रोक यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है फ्लूइड को डिस्चार्ज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन द एंगल ऑफ स्वेस प्लेट डिक्रीजेज, जब स्वेस प्लेट का एंगल को डिक्रीज कर देते हैं तो वहाँ पर फ्लो रेट में क्या इफेक्ट होता है? तो स्वेस प्लेट आपका यूज़ करते हैं
पिस्टन पंप जो होता है वहाँ पर स्वेस प्लेट का यूज़ करते हैं, तो स्वेस प्लेट वर्टिकल से कुछ एंगल पर इंक्लाइंड होता है, यहाँ से कुछ एंगल पर इंक्लाइंड होता है, ये एंगल होता है बीच में, इसी एंगल की वजह से वहाँ पर फ्लूइड का डिस्चार्ज, फ्लूइड अंदर की तरफ सक्शन होता है, फ्लूइड अंदर की तरफ इन करता है। तो अगर हम लोग स्वेस प्लेट का एंगल को डिक्रीज कर देंगे, मतलब ये जो प्लेट है वो वर्टिकल की तरफ अगर हम लोग करते चले जाएंगे, तब क्या होगा, वहाँ पर जो फ्लूइड पंप में इन कर रहा था, शक हो रहा था, उसका सक्शन जो होना होगा वो बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब वहाँ पर डिस्चार्ज धीरे धीरे फ्लो रेट जो होगा वो डिक्रीज होता चला जाएगा। जैसे जैसे एंगल हम लोग डिक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे डिस्चार्ज जो होगा वो हमारा फ्लो रेट जो होगा वो डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। एक टाइम अगर वर्टिकल जस्ट कर देंगे उसको, तब क्या होगा, कुछ भी वहाँ पर फ्लूइड इन करना बंद हो जाएगा, वहाँ पर डिस्चार्ज कंप्लीटली बंद हो जाएगा, पंप के अंदर वो फ्लूइड आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर स्वेस प्लेट का अगर एंगल डिक्रीज कर देंगे, तब क्या होगा, फ्लो रेट वहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फ्लोइंग इज हाइड्रोडायनेमिक पंप। यहाँ पर कौन सा वैसा पंप है जो हाइड्रोडायनेमिक है। तो एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, एक हाइड्रोडायनेमिक होता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो भी हम लोग रेसिप्रोकेटिंग टाइप पढ़ते हैं, वेन पंप पढ़ते हैं, उससे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। और जो सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ते हैं वो हाइड्रोडायनेमिक होता है, मतलब वहाँ पर डायनेमिक एक्शन की वजह से फ्लूइड का काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करके वहाँ पर काम किया जाता है। तो हाइड्रोडायनेमिक का एग्जांपल यहाँ पर क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है। और पिस्टन पंप, गियर पंप, वेन पंप, ये सब जो एग्जांपल है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का एग्जांपल है। तो यहाँ पर हाइड्रोडायनेमिक पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ इज द अरेंजमेंट ऑफ पिस्टन इन पिस्टन पंप। पिस्टन में जो पिस्टन होता है, पिस्टन पंप में जो पिस्टन होता है वो उसका अरेंजमेंट कैसे होता है। तो आपको ध्यान में होगा, पिस्टन पंप जो होता है वो उसमें भी दो वेरिएशन होता है, हमने वैसे रेडियल ही पढ़ा है, बट जो उसमें वेरिएशन होता है उसमें भी दो होता है, एक एक्सियल पिस्टन पंप होता है, एक रेडियल पिस्टन पंप होता है। तो पिस्टन को हम लोग एक्सियली भी अरेंज कर सकते हैं और पिस्टन को हम लोग रेडियली भी अरेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा पिस्टन पंप है, एक्सियल पिस्टन पंप है या रेडियल पिस्टन पंप है। तो यहाँ पर दोनों होगा, बोथ ए एंड बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक्सियल और रेडियल दोनों पिस्टन पंप यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये हमने टोटल पंप, मोटर और सिलेंडर का हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो लेक्चर मैं बनाऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसमें आपको वाल्व से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अराइज होंगे वो क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए होगा थ्योरी पोर्शन का, तो उसका पीडीएफ अटैच है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और वीडियो से अगर आपको पर्सनली हेल्प हो रहा है तो आप चाहें तो इस चैनल को कुछ अमाउंट डोनेट करके सपोर्ट भी कर सकते हैं। डोनेशन के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है paykun.in का, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप अमाउंट कुछ डोनेट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ डाउट है, क्वेरी है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करके वहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर फेसबुक पर भी पेज बना हुआ है, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा एक बार वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।